नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इनसाइड झारखंड के इस बुलेटिन में और दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक अब 23 जून को होगी। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं अखिलेश यादव समेत कई अन्य विपक्षी दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। पहले ये बैठक 12 जून को होनी थी, लेकिन अब बैठक का आयोजन 23 जून को करने का निर्णय लिया गया है। विपक्षी दलों के सभी प्रमुख नेताओं की सहमति से बैठक की नई तारीख तय हुई है। इस बैठक में लेफ्ट के नेता भी शामिल होंगे। इनमें सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम शामिल है। बता दें कि विपक्षी एकजुटता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। नीतीश कुमार सितंबर 2022 से विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे झारखंड भी आए थे और यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। इस बैठक को लेकर झारखंड में सियासी गतिविधि तेज हो गई है। विपक्षी जहां इस बैठक को हवाई बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल के नेता भाजपा की तानाशाही के खिलाफ एक मजबूत स्ट्रेटजी बता रहे हैं। शिरकत करेंगे, क्योंकि मुझे आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शिरकत करेंगे, क्योंकि जो भूमिका झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी की होनी चाहिए शुरू से, उसमें काफ़ी भागीदारी झारखंड सीएम हेमंत जी की है। और कोई भी कवायद पूरी नहीं होगी बगैर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के। सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री और मजबूती से लड़ने वाला, जो तानाशाही सरकार है केंद्र में, उसके खिलाफ लड़ने वाला एक सरकार, एक व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उनकी भागीदारी होगी। देखिए, अभी चुनाव भी एक साल भी विलम्ब है, लेकिन अपना तो सब जमीन भूमिका बनाना है। अभी सब पूरे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पूरे सभी विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं और बिहार में 17 के सब बैठक है। और सरकार के जब 10 बरस हो गया है तो अभी बदलाव परिवर्तन के मूड में जनता रहती है। पटना में 23 जून को बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक में बाराती तो बताया जा रहा है कि इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन दूल्हा कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ। और केजरीवाल के साथ तो कांग्रेस भी कई बार कह चुकी है कि हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल भी कांग्रेस को कोसते रहे हैं। तो ये दूल्हा कौन होगा प्रधानमंत्री पद का, विपक्ष उम्मीदवार कौन होगा, इस पे तो अभी भी संशय है। क्या वो केजरीवाल होंगे, क्या राहुल गांधी होंगे, क्या शरद पवार होंगे, क्या अखिलेश यादव होंगे, क्या बहन मायावती होंगी, क्या नवीन पटनायक होंगे, क्या स्टालिन होंगे। इनके यहाँ तो दर्जनों दूल्हा है, इनके यहाँ तो बारात भले ही तैयार हो जाए, लेकिन दूल्हे का अभी तक पता नहीं। तो ऐसे विपक्षी कवायद से हम बिल्कुल नहीं घबराते। हमारा जो एजेंडा है वो 50% से ज्यादा वोट लाकर पुनः सत्ता में लौटना है, ताकि हम देश सेवा में पुनः अपने आप को समर्पित कर सके। और राजधानी रांची के सुप्रसिद्ध जगन्नाथपुर मेला और रथ यात्रा के आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है और इसे लेकर रांची के समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक पदाधिकारियों समेत मेले की तैयारी से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मेले के आयोजन को सफल बनाने के लिए उपायुक्त द्वारा विभागीय अधिकारियों से विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई एवं कार्य क्षेत्र अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बैठक में मुख्य रूप से वॉच टावर लगाने एवं माइक लाइट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। वहीं पेयजल की व्यवस्था के लिए डीप बोरिंग करने एवं बिजली जनरेटर की व्यवस्था करने का विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। साथ ही पूरे परिसर में साफ सफाई और शौचालय को लेकर बायो टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेला परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती के साथ आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी इस बैठक में निर्देश दिया गया।
है कि 20 तारीख से जगन्नाथ मेला यात्रा शुरू हो रही है और इस वर्ष काफ़ी बड़े पैमाने पे श्रद्धालुगणों के आने की संभावना है। तो उसी लिहाज से, उसी दृष्टिकोण से तैयारियों को भी बहुत ही उच्च स्तर का बनाया जा रहा है। तो उसी आलोक में ज़िले के सभी अधिकारीगणों के साथ आज विस्तृत समीक्षा बैठक हो गई। पुलिस पदाधिकारीगण, मेले के जो धार्मिक न्याय समिति के सदस्यगण हैं वह, और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट, चाहे वो पेयजल स्वच्छता विभाग हो गया, नगर निगम, अग्निशमन, सभी के साथ बैठक हुई और विस्तार से हर एक बिंदुओं पे चर्चा हुई और कैसे कैसे उन सभी की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा उसके बारे में सबको अवगत करा दिया गया। कहाँ कहाँ पे वाश टावर्स बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पे पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, कहाँ कहाँ पे बिजली की व्यवस्था की जाएगी, कहाँ मोरम और छाई को बिछाया जाना है, कहाँ कहाँ पे चिकित्सक और एम्बुलेंस को लगाया जाएगा, कहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी रहेंगी। इस बार चलंत शौचालय को भी कई जगहों पे इंस्टॉल किया जाएगा। प्रयास ये चल रहा है कि बायो टॉयलेट भी कुछ एक संख्या में हम लोग इस बार से शुरू करें, जिसमें कि रख रखाव में कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मांस मछली तथा शराब के विक्रय पर मेला क्षेत्र में रोक रहेगी। यातायात व्यवस्था चारों तरफ से निर्धारित किया जाएगा और भारी वाहनों का प्रवेश भी इस एरिया में बंद रहेगा। विभिन्न वाहनों के लिए भी पासेस जारी किए जाएंगे। विभिन्न समितियों के स्वयंसेवक लोग भी स्वयं यहाँ वॉलंटरी सेवाएं देते हैं, उनके लिए भी पास जारी किए जाएंगे। और इधर जमशेदपुर के साकची गुरु नानक हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ऋषा कुमारी गुरुवार को भीषण गर्मी के कारण स्कूल के कमरे में ही बेहोश हो गई। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से उसे होश में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं आने पर अंत में परिजनों को स्कूल बुलाकर MGM अस्पताल भिजवाया गया। यहाँ छात्रा का इलाज चल रहा है। छात्रा ऋषा कुमारी साकची के काशीडी बागान नंबर 4 लाइन नंबर 1 की रहने वाली है। गुरुवार से ही 10वीं की गर्मी छुट्टी के बाद क्लास शुरू हुई है। वैसे राज्य सरकार ने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 17 तारीख तक बंद रखने को कहा गया है। इस बीच गुरु नानक हाई स्कूल में छात्रा के भीषण गर्मी से बेहोश होने की घटना से अन्य छात्र छात्राओं के परिजनों की भी चिंता बढ़ गई है। फोन किया कि मतलब 15 तारीख के डेट में स्कूल खोल रहा है, इसी के दौरान बच्चा है स्कूल से फिर फ़ोन किया मेरा कि आपका बच्चा का मतलब सर घूम रहा है, बेहोशी हालत में, आप लाके बच्चा के गाड़ी करके ले जाइए, एडमिट कर दिया। फिर हम लोग लेके आए, बच्चा को एडमिट किया, देखे कि बेहोशी हालत में। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के नए उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में विकास कार्यों की गति तेज करना उनकी प्राथमिकता होगी। जिले के नए उप विकास आयुक्त मनीष कुमार 2018 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। जमशेदपुर के उप विकास आयुक्त बनने से पहले वे झारखंड की राजधानी रांची में ऊर्जा विभाग में बतौर संयुक्त सचिव के पद पर थे। उन्हें जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का भी पद दिया गया है। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार सिन्हा ने कहा कि अनुभवी कर्मचारियों के साथ मिलकर जिले के विकास को तेज गति देने का काम करेंगे। गौरतलब है कि काफी दिनों से जिले में ये पद खाली था, जिस कारण जिला परिषद का काम बाधित हो गया था, लेकिन अब पदभार ग्रहण करने के साथ ही विकास कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। आज यहाँ जमशेदपुर की पावन भूमि में आने का मौका मिला है और जो भी यहाँ पे कार्य पेंडिंग है या जो भी कार्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार करने हैं उसका सफल क्रियान्वयन करने के लिए हमारी टीम पूरे जी जान लगा देगी और जो भी इश्यूज ग्रीवेंसेज है उसको समझ के जो भी लॉफुली किया जा सकता है वील ट्राई टू डेफिनेटली कंप्लीट इट विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। मुझे एक बार देखना होगा कि व्हाट वेयर द इश्यूज क्या हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर में वील डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव ऑल द थिंग्स दैट आर ऑन द फील्ड। हम लोग सभी जो भी स्कीम्स हैं जो कि क्रियान्वित हो रही है उसको तेजी से करने की कोशिश करते हुए लोगों तक उसकी जानकारी भी पहुंचे, उसका लाभ भी पहुंचे, इन दोनों विषयों पर पूरा अमल करेंगे। और इधर राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्र के संगीत प्रेमियों के लिए पंजाबी के प्रसिद्ध गायक गुरु रंधावा का कार्यक्रम आगामी 17 जून को होने जा रहा है। ये कार्यक्रम रांची के एक निजी रिजॉर्ट में होना है। इस इवेंट के सफलतापूर्वक संचालन के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है।
गीत संगीत से जुड़े इस भव्य आयोजन में जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, वहां संगीत प्रेमियों को गुरु रंधावा के संगीत के अलावा लोकल म्यूजिकल ग्रुप की भी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इस पूरे आयोजन में गुरु रंधावा की प्रस्तुति बेहद ही खास होगी। आयोजकों का मानना है कि संगीत प्रेमी अपने आप को नाचते और झूमने से नहीं रोक पाएंगे। साथ ही इस मौके पर संगीत के साथ साथ खाने पीने का भी उत्तम प्रबंध किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर बाउंसर्स की भी तैनाती रहेगी। और खबर पूर्वी सिंहभूम जिले से है, जहां आसनबनी में जमीन विवाद में हुए हमले के बाद घायल जगनंदन दास को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उसके परिजन पहले उसे जादूगोड़ा अस्पताल और उसके बाद टीएमएच लेकर गए थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उसे एमजीएम अस्पताल में ही भर्ती कराना उन्होंने बेहतर समझा। घटना को लेकर घायल जगनंदन दास ने बताया कि उसकी जमीन विवाद 1 वर्ष पहले से बुआ मुकुल दास, चाचा केशव दास और दादा मधुसूदन दास के साथ थी। घटना के दिन तीनों लोग अमीन को बुलाकर जमीन की नापी कराने लगे। इस पर जगनंदन ने ये कहकर विरोध किया कि इससे पूर्व भी नापी किया गया था। अगर जमीन की हिस्सेदारी में कमी आ रही है तो कोर्ट के माध्यम से फैसला कर कोर्ट का जो निर्णय होगा उसे वो मानने को तैयार हैं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने के बाद आरोपियों ने जगनंदन की जमकर पिटाई करने के बाद ईंट पत्थर से मारकर उसे घायल कर दिया। उसके बाद परिजनों ने थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पैसे के अभाव में परिजन पहले जादूगोड़ा अस्पताल फिर उसे टीएमएच लेकर पहुंचे, लेकिन वहां के खर्च को देख परिजनों ने उसे एमजीएम अस्पताल में ही भर्ती कराना बेहतर समझा। एक बार पहले हुआ तो पहले जब हुआ लड़ाई होने के बाद आपका लड़ाई तो नहीं हुआ, अमीन उमीन आया, बोलचाल हुआ, अमीन लाया, नापी करवाया, वो लोग पिलर गड़वाया। पिलर गड़वाने के बाद वो लोग संतुष्ट फिर नहीं हुआ। फिर कितना दिन पहले हुआ ये हो गया 1 साल। 1 साल में पिलर गड़वा दिया, जगह निकल दिया, जगह में है। उसके बाद अभी फिर ये लोग ब्लॉक में आवेदन देके फिर ब्लॉक का अमीन लाया। उसमें भी वो लोग नापी हो ही गया था कि जगह निकल दिया। निकलने के बाद वो बंटवारा होने वाला था, तो उसी में मतलब जो खरीदा हुआ था हम लोग, तो वही पेपर हम गांव वाला को दिखाया, जो प्रधान था उसको दिखाया कि देखिए मेरा ये वाला रजिस्ट्री है, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं। बाकी ये लोग का नहीं संतुष्ट है। ये लोग 2 बार ऐसा हुआ, ये लोग कोर्ट जाके केस करेंगे मेरा ऊपर। हम लोग कोर्ट में जाके अपना फैसला होगा जो भी होगा कि जमीन का। ये लोग को अगर कम हो रहा तो जमीन ये लोग को नहीं मिलेगा तो ये लोग अपना जाके वहाँ कोर्ट केस करेगा, तब हम वहाँ प्रूफ दिखाने सकेंगे। नहीं दिखाएंगे, जो जीतेगा वो अपना ये होगा। और इधर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के नेतृत्व में भारत बंद का ऐलान करते हुए टाटा हाथा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। इतना ही नहीं, मांग पूरी नहीं होने पर अपने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी भी दी। आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर देश के 7 राज्यों में गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के नेतृत्व में अभियान द्वारा टाटा हाथा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया, जहां इस जाम की वजह से यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। वहीं जाम से राहगीरों की परेशानी साफ देखी गई। जानकारी देते हुए सिंगल अभियान के केंद्रीय संयोजक वीवो मुर्मू ने कहा कि 2023 में संथाली भाषा को झारखंडी राजभाषा का दर्जा देने और सरना धर्म कोड लागू करने की उनकी मुख्य मांगे हैं। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना में सरना धर्म वालों की आबादी 50 लाख से ऊपर थी, फिर भी सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया गया। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, उसे झारखंड का प्रथम राजभाषा घोषित किया जाए। वहीं कुर्मी और महतो को एसटी का दर्जा दिए जाने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड आदिवासियों का गढ़ है। भगवान बिरसा के सपनों को पूरा करते हुए अबुआ दिसुम अबुआ राजा को पुनर्स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 30 जून को कोलकाता में पूरे भारतवर्ष से आदिवासी का एक बड़ा जुटान होगा और अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हाँ, थोड़ा देर के लिए जनता परेशानी होगी, लेकिन वाकई में देखा जाए तो आदिवासी समाज तो कई युगों से परेशान है, क्योंकि उसको आदिवासी का जो जितना भी अधिकार है, जैसे सरना धर्म कोड को नहीं दिया जा रहा है, उसका संथाली का राजभाषा नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ पर विस्थापन पलायन हो रहा है, इसका समता जजमेंट यहाँ लागू नहीं हो रहा है, वन अधिकार लागू नहीं हो रहा है, और यहाँ CNT SPD भी इसमें लागू नहीं हो रहा है, लाभ लूटा जा रहा है। तो सारा जो आदिवासी अधिकार है
सारा लूटा जा रहा है तो आदिवासी तो मर रहे हैं। तो एक दिन के लिए परेशानी से कोई मतलब नहीं है ये लोग को, लेकिन आदिवासी तो जुग से मारे जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। हम लोग का मांगे ये अगर पूरी नहीं होती है तो फिर सालखन मुर्मू के नेतृत्व में 30 जून को कोलकाता ब्रिगेड परेड मैदान में कम से कम 4-5 लाख लोग जमा होंगे और वहां से ऐलान करेंगे कि आदिवासी को आज़ादी चाहिए, राजनीतिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और जितना भी अधिकार है आज़ादी चाहिए, जितना भी ये भाषा धर्म है मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन फिर रेल रोड चक्का जाम करेंगे पूरा भारत में। झारखंड औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार जियाडा के आदित्यपुर प्रक्षेत्र कार्यालय में प्रोजेक्ट क्लियरिंग कमेटी यानी कि पीसीसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 65 प्लॉट के लिए आवेदन आने पर पीसीसी किया गया। इस पीसीसी की बैठक की अध्यक्षता जियाडा के क्षेत्रीय प्रबंधक निदेशक प्रेम रंजन ने की। इस दौरान जियाडा क्षेत्र अंतर्गत कुल 65 प्लॉट आवंटन के लिए 2 पालियों में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 131 आवेदकों का साक्षात्कार हुआ। पीसीसी की बैठक में औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत फेज संख्या 1 से लेकर फेज 6 तक कुल 40 प्लॉट को आवंटित किया जाना है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले में 11 से भी अधिक प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। 65 प्लॉट के आवंटन किए जाने के बाद अगली कड़ी में 66 प्लॉट का आवंटन किया जाएगा। आयोजन पीसीसी की बैठक में क्षेत्रीय प्रबंधक निदेशक के अलावा ऑटो क्लस्टर के एमडी एसएन ठाकुर, लघु उद्योग भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष रुपेश कत्रियार, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका, जुस्को, प्रदूषण विभाग के अलावा संबंधित विभाग के पदाधिकारी और जियाडा के अधिकारी गण मौजूद रहे। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में प्रभारी सीओ राजीव कुमार ने मुसाबनी बाजार में अवैध तरीके से बन रहे दुकानों को नोटिस देकर निर्माण काम को रोक दिया है। साथ ही इस तरह के मामले में कानूनी कार्रवाई करने की भी दुकानदारों को चेतावनी दी है। मुसाबनी बाजार में इन दिनों कई दुकानदार अवैध तरीके से अपनी दुकानों का निर्माण कर दुकान को बढ़ा रहे हैं। इसकी सूचना जैसे ही प्रभारी सीओ राजीव कुमार को मिली, उन्होंने तुरंत कर्मचारी को भेजकर अवैध तरीके से दुकान निर्माण के काम को रुकवाया तथा दुकानदारों को अवैध तरीके से निर्माण करने पर नोटिस भी थमाई है। आगे भी बाजार में अवैध तरीके से दुकान को बना रहे दुकानदारों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर सीईओ ने चेतावनी भी दी है। इससे अवैध निर्माण करने वाले दुकानदारों में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। बीच बीच में कुछ खबर प्राप्त हुई है तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया है, काम रुकवाया है, कुछ ऐसा जानकारी में प्राप्त हुआ था और हम लोग नज़र रखे हुए हैं इस तरह का जो भी नियम संगत हो वही हो, गैरकानूनी ढंग से कोई कुछ ना करे। और ये खबर भी पूर्वी सिंहभूम जिले से है, जहां के पोटका के हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत के लोगों ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद मानवता की एक मिसाल कायम की है। यहां के लोगों ने ट्रेन दुर्घटना के तुरंत बाद सैकड़ों की संख्या में बालासोर में जाकर रक्तदान कर घायलों को मदद पहुंचाने का काम किया। वहीं हल्दी पोखर पूर्वी के मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने भी बालासोर ट्रेन दुर्घटना में घायलों को समर्पित 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू और पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार शामिल हुई। वहीं इस रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें महिलाएं भी काफी संख्या में शामिल रही। सबों ने आगे भी जरूरत पड़ने पर इस तरह के रक्तदान कर मानव की सेवा का संकल्प लिया। इस दौरान रक्त का संग्रह प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। बालासोर की जो दुर्घटना थी एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनकी याद में और उनकी स्मृति में ये जो आयोजन किया गया है, आपने देखा उस समय पर कितनी बड़ी तादाद में युवा साथी सामने आए थे ब्लड डोनेट करने के लिए बालासोर में, और यही भारत की ताकत है। और नीट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आकाश बायजू के 21 विद्यार्थियों को संस्था ने मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। वहीं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। ये संस्था मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग देता है, जिसमें शामिल छात्रों में से 21 विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 600 से ज्यादा अंक लाकर राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जहां संस्था की रिया
महजेस प्रथम रही, वहीं ईशानी दास गुप्ता द्वितीय स्थान पर रही। इस प्रदर्शन के बाद इन्हें मेडिकल में दाखिला मिलेगा। संस्था का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को संस्था के निर्देशक के द्वारा मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जिन छात्रों का किसी कारणवश दाखिला नहीं मिल पाया है वो निराश ना हो। ऐसे छात्र और बेहतर तरीके से परिश्रम कर अपना भविष्य बना सकते हैं। नीट 2023 जो हुआ है, जो मेडिकल कॉलेज में जो दाखिला होती है उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो ऑल इंडिया बेसिस पे होती है। ऑल इंडिया में एक साथ होता है, एक साथ रिजल्ट निकलता है और इसी एग्जामिनेशन में जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में जगह मिलती है और वो आगे का जर्नी जो है अपना शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ आज के दिन भर के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ इनसाइड झारखंड न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।